23 सितंबर 2024 की बात है। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी एजेंट भरत साहू लखनऊ के चिन्हट में एक ऑर्डर डिलीवर करने जाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। उसका कुछ अता पता नहीं चलता। 2 दिन तक भरत का कोई सुराग नहीं मिलने पर घर वालों की शिकायत पर लखनऊ पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। जांच होती है। जांच में पुलिस को भरत की लास्ट लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज मिलती है। यही वाली सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं। इस वीडियो में भरत अपनी बाइक पर बड़ा सा बैग लिए ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन पुलिस को उसके वापस आने के कोई भी साक्ष्य, कोई सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन भरत के घर वालों ने पुलिस को बताया कि लास्ट टाइम वो कोई फोन डिलीवर करने चिन्हट की तरफ गया था। फ्लिपकार्ट से बात करने और भरत के कुछ आखिरी कॉल लॉग्स खंगालने के बाद पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। जी हाँ, भरत साहू का मर्डर हो चुका था और इस मर्डर के केंद्र में था हमारा, आपका और संभवतः सबका ड्रीम फोन आईफोन। और इस मर्डर को अंजाम दिया था आकाश और उसके 2 साथी हिमांशु और गजानन ने। भरत ने ऑर्डर देने के बाद जब पेमेंट मांगा तो आकाश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फोन रख लिया और लाश को इंदिरा नगर की एक नहर में फेंक दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि भरत 2 फोन डिलीवर करने गया था, जिसमें आईफोन के अलावा एक दूसरे ब्रांड का प्रीमियम फोन भी था। आईफोन, या यूं कहें कि प्रीमियम फोन्स की चाह ने इन मिडिल क्लास लड़कों को हत्यारा बना दिया। सोचिए, चिन्हट में अपनी छोटी मोटी दुकान चलाकर गुजारा करने वाले इन लड़कों के सिर पर आईफोन का ऐसा क्रेज आखिर कैसे सवार हुआ? क्या आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि स्टेटस का एक सिंबल है? इस वीडियो में हम आईफोन जैसे महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट के भारत में पॉपुलर होने की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। आपने आईफोन के लिए किडनी बेचने वाला जोक तो बहुत सुना होगा, लेकिन ये सिर्फ एक जोक नहीं है। बात साल 2012 की है। चीन में 22 साल के एक लड़के ने महज 2 लाख माने 22,000 चाइनीज युआन में अपनी किडनी बेच दी थी और इस पैसे का इस्तेमाल उसने आईफोन खरीदने के लिए किया था। इसके बाद साल 2016 में ठीक इसी तरह की घटना रिपोर्ट की गई। इस मामले में 2 चीनी नागरिकों ने आईफोन 6s के लिए अपनी किडनी बेचने का प्रयास किया था, वो भी तब जब 6s अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था। हालांकि इनमें से एक डोनर ने अपना मन बदल लिया और पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी, जिसके बाद ये खबर हमारे आपके सामने है। ये किडनी वाली घटनाएं आईफोन के लिए पागलपन का एक्सट्रीम उदाहरण बन गई और यहीं से ये आईफोन किडनी जोक्स निकल कर आए। लेकिन भरत की कहानी इस मजाक की क्रूरता को उजागर कर देती है। तकनीक और तकनीक से ज्यादा ब्रांड इमेज की दुनिया में आईफोन एक ग्लोबल फेनोमेना है। फोन कई कंपनियां बनाती हैं। आम कंपनियां अलग अलग तरह के बाजार को देखते हुए 50 फोन मॉडल बनाती हैं, लेकिन एप्पल सिर्फ एक फोन बनाती है। एक ही जनरेशन के 2 आईफोन्स के स्टोरेज और प्रोसेसर में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आईफोन तो आईफोन ही होगा। बिल्ड क्वालिटी, सिक्योरिटी फीचर, ऑडियो विजुअल आउटपुट, ये सब हर आईफोन में 100% मजा देते हैं। 99 नहीं, 101 भी नहीं, पूरे के पूरे 100% यानी 100%। कम से कम ग्राहक की नजर में ये प्रोडक्ट ऐसा ही है और ये भरोसा एक दिन में कायम भी नहीं हुआ है। इसकी एक लंबी कहानी है। क्या है? आईफोन को एप्पल इंक ने बनाया है, लेकिन वाइडली पॉपुलर नाम एप्पल ही है, इसलिए आगे भी हम एप्पल ही कहेंगे। और एप्पल से जुड़ी कोई भी बात स्टीव जॉब्स के बिना पूरी नहीं हो सकती। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एप्पल को खड़ा किया, उसे सींचा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जॉब्स के आइडियाज ने टेक वर्ल्ड में परफेक्शन और हाई स्टैंडर्ड्स के नए पैमाने सेट किए हैं। हालांकि स्टीव जॉब्स कोई ट्रेडिशनल इंजीनियर नहीं थे, वो डिज़ाइन के स्टूडेंट थे, लेकिन हाई स्कूल के बाद से उनकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग में डेवलप होने लगी थी। असल में हाई स्कूल में ही जॉब्स को रास्ते से भटकाने वाला वो दोस्त मिल गया था जिससे घर वाले दूर रहने को बोलते हैं। स्टीव वोजनियाक जॉब्स का वही इंजीनियर दोस्त है जो बाद में उनका बिजनेस पार्टनर भी बना। अक्सर लोग अनुमान लगाते हैं कि स्टीव जॉब्स की शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन ये एक आम गलतफहमी है। जॉब्स ने कॉलेज तो किया, लेकिन अपनी डिग्री पूरी नहीं की। उन्होंने 1972 में रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, माने ड्रॉप आउट हुए। 4 साल इधर उधर भटकने के बाद साल 1976 में जॉब्स ने स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर एप्पल की स्थापना की।
आज उनकी पहचान एक अमेरिकन बिजनेस टाइकून, इन्वेंटर और इन्वेस्टर की है। एप्पल को शेप देने से लेकर कंपनी को मार्केट लीडर बनाने तक उनकी अहम भूमिका रही है। टेक को आसान, रिलायबल, कॉम्पैक्ट और खूबसूरत बनाना उनका मिशन बन चुका था। स्टीव जॉब्स को आईफोन बनाने का आइडिया सदी बदलने के आसपास आया। इस बात का अंदाजा हम iphone.org वेब डोमेन की परचेजिंग डेट से लगा रहे हैं। उसी दौर में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा डिवाइस बनाने का सपना देखा था जो फोन का भी काम करे, म्यूजिक प्लेयर का भी काम हो और साथ में उसमें कैमरा भी हो और जिसे इंटरनेट से जोड़कर बहुत सारे टास्क किए जा सके। एप्पल कंप्यूटर और लैपटॉप्स बनाने के बिजनेस में पहले से थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को बढ़ाना चालू किया। साल 2001 में पहला आईपॉड आया था। आईपॉड में गाने स्टोर किए जा सकते थे जो बढ़िया क्वालिटी में प्ले भी होते थे। ये एक हाईटेक वॉकमैन की तरह था। आसान भाषा में आप इसे ही समझ सकते हैं जिसे अक्सर आपने 90s के दौर में कमर में खोसे और कान में ईयरफोन लगाए हुए फिल्म स्टार या अपने आसपास के लोगों को जरूर देखा होगा। आईपॉड और उसकी सस्ती कॉपीज ने मार्केट से वॉकमैन टाइप पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर को साफ कर दिया था। अब कौन इतना बड़ा बड़ा डिवाइस कैरी करना चाहता था। यही वो वक्त था जब सेल फोन्स काफी पॉपुलर हो रहे थे। कंपनियां सिर्फ बात करने वाले सेल फोन नहीं बना रही थी, उन्होंने 3 चीजों पर खासा फोकस किया: कैमरा, डिस्प्ले और ऑडियो क्वालिटी के साथ इंटरनेट। ये एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। लोग बेहतर फोन खरीदने के लिए पैसा देने को तैयार थे और कंपनी उनकी जेब में एक चलती फिरती दुकान दे रही थी। सैमसंग, सोनी एरिक्सन, नोकिया और मोटोरोला जैसी कंपनियों ने ऐसे ही अपना नाम बनाया था। इस तरह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक नई कैटेगरी का उदय हुआ, नाम स्मार्टफोन। जॉब्स और उनकी कंपनी के सामने एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी थी। इस कैटेगरी में घुसने के लिए साल 2005 में एप्पल ने सेलुलर टेक्नोलॉजी की दिग्गज मोटोरोला के साथ हाथ मिलाया। मोटोरोला के साथ मिलकर एप्पल ने ROKR E1 नाम से एक कीपैड फोन लॉन्च किया। वो इतना हिट नहीं हुआ, मतलब फ्लॉप ही रहा, क्योंकि ये फोन दिखने में बाकी कीपैड फोन्स की तरह ही था, इसलिए मार्केट में इस तरह का फोन स्टैंड आउट नहीं कर पाया। इससे सीख लेकर जॉब्स ने अपनी टीम को कुछ अलग बनाने को प्रेरित किया। उनके दिमाग में टच स्क्रीन बेस्ड फोन बनाने का ख्याल आया था। ये उनके लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट में टच स्क्रीन बेस्ड टेक्नोलॉजी साल 1992 में ही आ गई थी। अब उन्हें सिर्फ छोटे स्क्रीन यानी मोबाइल में तब्दील करना था। ये IBM का वो पहला मोबाइल फोन IBM साइमन है जिसमें टच स्क्रीन टेक का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी को आईफोन के कॉन्सेप्ट में फिट करना और एक फंक्शनल प्रोडक्ट बनाना कोई आसान काम भी नहीं था। स्टीव जॉब्स के साथ साथ कई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने बहुत मेहनत की और 29 जून 2007 को फर्स्ट जनरेशन आईफोन लॉन्च हुआ। इसमें मल्टी टच इंटरफेस पर काफी काम किया गया था। डिजाइन तो स्टाइलिश था ही, इसमें मल्टीपर्पस काम को सपोर्ट करने के लिए एप्पल का खुद का ऐप स्टोर भी था। इस लॉन्च इवेंट ने स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आईफोन फर्स्ट जनरेशन सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च हुआ था। इसमें 3G नेटवर्क का सपोर्ट भी था। इसके 2 वेरिएंट मार्केट में आए थे, एक 4GB वाला और दूसरा 8GB वाला। पहले की कीमत $499 थी, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 25,000 रुपए। दूसरा वेरिएंट $599 का था, यानी लगभग 29,000 रुपए का। आज आपको ये प्राइसेस कम लग रही होंगी, लेकिन 2007 में 30,000 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। कहने का मतलब ये कि ये एक प्रीमियम कैटेगरी वाला फोन था। आईफोन जितना तकनीक का कमाल था, उतना ही बिजनेस स्ट्रेटजी का भी। एप्पल की जो फिलॉसफी iMac के साथ थी, वही आईफोन के मामले में भी रही कि प्राइस वॉर जीतने की कोशिश मत करो। ग्राहक को अपना प्रोडक्ट सस्ता नहीं, महंगा बताकर बेचो, प्रीमियम बता करके बेचो। वो एक एक्सक्लूसिव अनुभव को तलाशता आपके पास आ ही जाएगा। खास तौर पर सेलफोन मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है। यहाँ पाई के फर्क पर सौदा बनता और टूटता है। लेकिन आईफोन इस खेल में उतरा ही नहीं। एप्पल ने कहा, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में कोई नहीं बनाता। और जब ग्राहकों के हाथ में आईफोन आया तो उन्हें इस बात में दम भी लगा। एक जमाने में पिक्चर और ऑडियो क्वालिटी के लिए सोनी एरिक्सन के फोन जाने जाते थे, लेकिन एप्पल ने मार्केट में नया मानक स्थापित किया। आईफोन फर्स्ट जनरेशन को महंगी कीमत के बावजूद करीब 61 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा।
साल दर साल एप्पल का कस्टमर बेस भारत समेत दुनिया भर में बढ़ रहा था। इसके पीछे कई कारण रहे, जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में डिजिटल एज की शुरुआत कह लें, या कंटेंट क्रिएशन की बात हो, या फिर बढ़ती हुई परचेजिंग पावर की। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज हैं जो आईफोन को कल्ट बनाने और मार्केट में बने रहने में अहम भूमिका निभाते हैं। पहली थ्योरी है वेबलन गुड्स थ्योरी। ये थ्योरी थॉर्स्टीन वेबलन नाम के एक अर्थशास्त्री ने साल 1899 में दी थी। ये कहती है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी कीमत ज्यों-ज्यों बढ़ती है वो उतने ही मशहूर होने लगते हैं। माने डिमांड सप्लाई वाले लॉजिक का ठीक उल्टा। लोग मान लेते हैं कि महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो खास है, भले ही खरीदार को समझ ना आ रहा हो कि खास क्या चीज है। ऐसे प्रोडक्ट को वेबलन गुड्स कहा जाता है। एप्पल का हर आईफोन पिछली किश्त से महंगा होता है और पहले से ज्यादा बिकता भी है। डेफिनेशन ऑफ अ वेबलन गुड कह सकते हैं। दूसरी थियरी है रिवेंज बाइंग की। रिवेंज बाइंग को रिवेंज स्पेंडिंग या रिवेंज शॉपिंग भी कहा जाता है। इस बिहेवियर के पीछे का मुख्य कारण है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल आइसोलेशन हो या फिर किसी भी तरह का लिमिटेशन या फिर कह ले ऑपरेशन। आसान भाषा में इसका लेना देना किसी भी व्यक्ति की बढ़ी हुई परचेजिंग पावर से है। अभाव में जीने वाला कोई व्यक्ति जब अचानक से ज्यादा उपभोग करने लगे तो ये ट्रेंड रिवेंज शॉपिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान लोग घरों में बंद थे। इस बीच लोग इमोशनली बहुत कुछ झेल रहे थे और साथ में एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो थी ही, लेकिन इन सारे प्रतिबंधों में जैसे ही ढील मिला, लोगों ने ज़रूरी आइटम्स के अलावा जमकर लग्जरी आइटम्स खरीदे। हालांकि ये बिहेवियर सिर्फ सामान खरीदने तक ही लिमिटेड नहीं है। हो सकता है कि किसी का गोवा जाने का प्लान हो जो रेस्ट्रिक्शंस की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था, फिर उसने रेस्ट्रिक्शंस हटने के बाद सबसे पहले गोवा की टिकट बुक की हो। इससे उस व्यक्ति को सेल्फ रिवॉर्ड की एक अनुभूति होती है। सेम बात आईफोन के केस पे भी लागू होती है। आपके पास आईफोन बस तब तक नहीं होता जब तक आपकी जेब में उसे खरीदने लायक पैसा ना हो। जैसे ही रकम आती है, या तो आप खुद आईफोन खरीद लेते हैं या फिर पीयर प्रेशर आपको उसे खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। भारत के केस में ईएमआई की सुविधा सेल्स को बूस्ट करने का एक खास फैक्टर है। भारत में जितने भी आईफोन्स बिक रहे हैं उनमें से लगभग 70% आईफोन्स ईएमआई पर खरीदे गए हैं। अब यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेस भी खास रहा, उसकी भी बात कर लेते हैं। अब एक बार किसी ने आईफोन या एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट ले लिया तो एप्पल के लिए ये बहुत मैटर करता है कि उस प्रोडक्ट के साथ यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। एप्पल के मैकिंटोश प्रोजेक्ट को लीड करने वाले जाने माने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस एक्सपर्ट जेफ रस्किन ने कहा था, एज फार एज द कस्टमर इज कंसर्न द इंटरफेस इज द प्रोडक्ट। जेफ की ये बात एप्पल की डिज़ाइन फिलॉसफी का कोर है। इसके अलावा एप्पल यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हार्डवेयर लेवल पर भी बोल्ड स्टेप्स लेता है। इससे से जुड़ा एक किस्सा और बताते चलते हैं। 2007 की बात है, जब पहला आईफोन लॉन्च हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट के तत्कालीन सीईओ स्टीव बामर ने इसके लुक पर हंसते हुए कहा था, लॉल most expensive phone in the world and does not appeal to business customers because it does not have a keyboard। मतलब इतने महंगे फोन का क्या फायदा जिसमें कीबोर्ड ही नहीं हो। ये कीबोर्ड वाले फोन्स का ज़माना था, इसलिए बहुत सारे यूज़र्स को ये डिज़ाइन यूजेबिलिटी के हिसाब से पहले तो अजीब लगा, लेकिन बाद में इसे आसानी से अडॉप्ट भी कर लिया गया। आईफोन का यही टेम्पलेट सभी ने फॉलो किया, जिसका अर्ली मूवर एडवांटेज एप्पल को मिला। जेफ रस्किन का कहना था कि डिज़ाइन में प्रोडक्ट का एक्सटीरियर मटेरियल यानी हार्डवेयर प्रोडक्ट के इंटरनल मटेरियल यानी यूज़र इंटरफेस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब आत्मा और शरीर दोनों में सीमलेस कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हो सकता है कि इन थियरीज का इंटीग्रेशन आप एप्पल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते वक्त नोटिस ना करें, लेकिन इंटरफेस में किसी भी तरह के चेंज से पहले बहुत सारे रियल लाइफ प्रिंसिपल्स को कंसीडर किया जाता है। बारीकी से जुड़ा एक और उदाहरण देखिए। आपकी एप्पल डिवाइस के हार्डवेयर पर जितने डिग्री का कर्व होगा, उतना ही कर्व इसके इंटरफेस में इस्तेमाल किए गए ऐप्स की आइकन में भी मिलेगा। इस लेवल की डिटेलिंग अप्रत्यक्ष रूप से यूजर को अट्रैक्ट करती है। ब्रांड लॉयल्टी और इकोसिस्टम की भी कहानी अलग है।
कैसी है बताते हैं। देखिए, इन सब के अलावा एप्पल ने अपने इकोसिस्टम पर भी काफी काम किया है। इसकी वजह से ग्राहकों के बीच ब्रांड को लेकर भरोसा बना हुआ है। आईफोन, आईपैड, मैक और एप्पल वॉच के बीच मैसेजिंग, कॉलिंग और फाइल शेयरिंग का सीमलेस इंटीग्रेशन यूजर को एंड्रॉयड पर स्विच करने से रोकता है। इसके अलावा एप्पल का ऐप स्टोर हाई क्वालिटी ऐप्स ऑफर करता है, जो एंड्रॉयड पर मिलने वाले ऐप से परफॉर्मेंस के मामले में तो बेहतर होते ही हैं, साथ ही इन ऐप्स का रियल लाइफ यूज भी किया जाता है। उदाहरण के लिए एप्पल वॉच ने कई मेडिकल इमरजेंसी केसेस में SOS अलार्म भेज के लोगों का जीवन बचाया है। काफी उदाहरण है इसके। प्राइवेसी और सिक्योरिटी में भी इसकी खूब बात होती है। कैसे? किस्सा सुनिए। बात 2 दिसंबर 2015 की है। कैलिफोर्निया प्रांत के सैन बर्नार्डिनो में एक मास शूटिंग होती है। टारगेट पर था एक NGO जिसका नाम है इनलैंड रीजनल सेंटर IRC। हमले में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 22 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इसी संबंध में अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने हमलावर से एक iPhone 5C सीज किया, लेकिन ना फोन खुल रहा था और ना ही उसका डेटा एक्सट्रैक्ट हो पा रहा था। FBI ने एप्पल से मदद मांगी, लेकिन एप्पल ने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए मना कर दिया। FBI की डिमांड भी बहुत लंबी चौड़ी थी। उनको बेसिकली एप्पल्स के सर्वर में घुसना था, लेकिन एप्पल ने यह दलील दी कि इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो सभी आईफोन्स की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। एप्पल के CEO टिम कुक ने इसे मास्टर की बनाने के समान बताया, जिससे सभी यूजर की प्राइवेसी को रिस्क हो सकता है। एप्पल की तरफ से जरूरी असिस्टेंस नहीं मिलने पर FBI ने कैलिफोर्निया फेडरल मजिस्ट्रेट जज से iPhone 5C की गहन जांच करने की अनुमति ली और एप्पल को एक वारंट भी भेज दिया। 17 फरवरी 2016 को एप्पल ने कोर्ट में इस आदेश का विरोध किया और अपने यूजर की प्राइवेसी सिक्योर करने का वादा फिर से दोहराया। एप्पल ने कभी ऑफिशियली FBI को अपने यूजर्स की जानकारी नहीं दी। अगली सुनवाई 22 मार्च 2016 को तय हुई, लेकिन उससे पहले FBI ने थर्ड पार्टी की मदद से आईफोन अनलॉक करने का दावा कर दिया और ये भी बताया कि उस फोन में उन्हें कुछ खास नहीं मिला। इसके लिए FBI को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस पूरे मामले में जीत सरकार की हुई, लेकिन एप्पल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो प्राइवेसी के लिए कितना एक्सट्रीम स्टेप उठा सकती है। इसलिए जिन लोगों के लिए प्राइवेसी बड़ा कंसर्न होता है, वो आंख बंद करके एप्पल प्रोडक्ट ही खरीदते हैं। ये तो विदेशों की कहानी हुई, लेकिन भारत में आईफोन की एंट्री कैसे हुई, इस पर भी बात करते हैं। 2007 में जब iPhone 6e की अपार सफलता हुई, तो इसके बाद एप्पल ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट भारत में कदम रखा। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। एप्पल को भारत के स्मार्टफोन सेगमेंट की ग्रोथ के बारे में पहले ही पता था, इसलिए एप्पल ने देर नहीं की। अगले साल यानी कि साल 2008 में आईफोन भारत में लॉन्च हुआ। तब इसके बेस प्राइस की कीमत लगभग 31,000 रुपए थी। भारत में ये अमेरिका से भी महंगा पड़ रहा था। टैक्स वगैरह देकर ये सब कुछ बढ़ जा रहा था। भारत की इकोनॉमी को अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो हम एक गरीब देश हैं, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे अमीर, शौकीन या टेक प्रेमी लोग हैं जो आईफोन की परचेजिंग पावर रखते हैं। उन्होंने फटाफट आईफोन खरीदने शुरू कर दिए। यहाँ भी आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया और यूजर की विश लिस्ट में सबसे ऊपर की जगह बनाई। साल 2008 में एप्पल ने दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 20 लाख फोन बेच दिए। ये पिछले साल के मुकाबले 35% की वृद्धि थी। साल बीतते गए और आईफोन के नए मॉडल्स आते गए। साल 2007 के इस आईफोन को अब जरा देखिए और आज के आईफोन यानी कि साल 2024 वाले को देखिए। हर साल थोड़ा थोड़ा ये बेहतर होता नजर आता है। दाम पिछले वेरिएंट के मुकाबले बराबर या ज़्यादा ही होता है, कम कभी नहीं होता। हालांकि एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से एप्पल को अपने प्रोडक्ट लाइन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बहुत काम करना पड़ा। तब जाकर के एप्पल वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन मार्केट शेयर में लगभग 30% की हिस्सेदारी बना पाया। आज आईफोन की पहचान ही प्रीमियम फोन वाली बन चुकी है। हालांकि भारत में आईफोन का मार्केट शेयर विकसित और अमीर देशों की तुलना में काफी कम है। ज्यादातर एंड्रॉयड फोन्स का ही कब्जा है मार्केट पर, क्योंकि ये सस्ते और अफोर्डेबल कैटेगरी में आते हैं। भारत का जो 90% वर्किंग क्लास है, उसकी कमाई 25,000 रुपए प्रति माह के लगभग है।
इसलिए भारत में एंड्रॉइड ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन इसके बावजूद भी 2023 में एप्पल ने भारत में 1 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन शिप किए और उनका मार्केट शेयर 6.4% था। साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गया। ये 2023 के मुकाबले 35% की वृद्धि थी। एक और फैक्ट देखिए, साल 2008 में एप्पल ने जितने फोन दुनिया भर में बेचे थे, साल 2024 में उतनी भारत की अकेले की खपत है। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में एप्पल का मार्केट शेयर 11% तक पहुंच गया था, जो कि भारत में इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। दुनिया भर में आईफोन की डिमांड इतनी है कि एप्पल को भारत में एक फैक्ट्री भी लगानी पड़ी, जिससे भारत समेत दुनिया भर में बढ़ती डिमांड और सप्लाई चेन को मेंटेन किया जा सके। भारतीय कंज्यूमर कमाई कम होने के बावजूद आईफोन के लिए क्रेजी है, इसलिए सेकंड हैंड मार्केट में भी आईफोन की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्राहक भी होते हैं जिनको नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने की आदत होती है। इस कैटेगरी को सर्व करने के लिए एप्पल अलग अलग गेम्स करती है, जैसे पुराने मॉडल को थोड़े से कम चुभने वाले प्राइस रेंज में बेच देती है। होता यह है कि कोई नया मॉडल लॉन्च होने के बाद जब पुराने मॉडल की प्राइस ड्रॉप होती है, तब वो लोग भी आईफोन लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जो बजट कंस्ट्रेन की वजह से नया नहीं ले पा रहे थे। आईफोन 14 लॉन्च होने के बाद आईफोन 13 को ऑफर सेल में 50,000 रुपए में बेचा गया, जो कि आईफोन 13 की लॉन्च प्राइस से काफ़ी कम था। लेकिन एक भारतीय कंज्यूमर की परचेजिंग पावर के हिसाब से अब भी बहुत ज़्यादा था। ये ट्रेंड दिखाता है कि लोग आईफोन खरीदने के लिए कितने उतावले हैं, भले ही इसमें थोड़ा इंतज़ार या बचत ही क्यों ना करनी पड़े। अब एक ब्रह्म सवाल पर आते हैं कि आईफोन गुड और बैड किस कैटेगरी में आता है। यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से जब भी आईफोन का कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो लोग स्टोर्स के बाहर रात से ही लाइन लगाए बैठते रहते हैं। शॉपिंग मॉल में भगदड़ और मारामारी जैसा माहौल देखने को मिल जाता है। और तो और आपको अपनी इंस्टा फीड में या टीवी स्क्रीन पर आईफोन के लिए कुछ ऐसा पागलपन भी दिखाई देता है। खबरें भी बनती हैं, जैसे आईफोन का कहर, बिहार की लड़की ने आईफोन के लिए काटी नस, गर्लफ्रेंड को आईफोन दिलाने के लिए हुई डकैती, आईफोन के लिए हो गई लूट, सब्जी बेचने वाली गरीब मां को इमोशनल ब्लैकमेल कर बेटे ने आईफोन खरीदने पर किया मजबूर, कबाड़े वाले ने बेटे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पर दिया मल्टीपल आईफोन्स, अजमेर के दिव्यांग भिखारी ने 1,40,000 का आईफोन खरीद डाला, लखनऊ का भरत साहू भी इसी पागलपन का शिकार हो गया। हालांकि भरत एक एक्सट्रीम उदाहरण था, लेकिन हमने और भी खबरें देखी जिसे देखकर हमने आईफोन को गुड और बैड की कैटेगरी से इतर कल्ट बोला है। अंत में क्रिटिक्स की भी सुनते चलते हैं। एप्पल पर दूसरी कंपनियों के बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पर टेक्नोलॉजी चोरी करने के आरोप लगे हैं। एप्पल पर कई पेटेंट केसेस भी चल रहे हैं। जवाब में एप्पल ने भी बहुत सारी कंपनियों पर आईपी चोरी करने के आरोप लगाए। कई केसेस में एप्पल को जीत मिली तो कई में हार भी। लेकिन तमाम केसेस और बहुत सारे टेक रिव्यूज को सुनने के बाद हम ये कह रहे हैं कि एप्पल ने ऐसे बहुत सारे टेक का आविष्कार नहीं किया जिसका इस्तेमाल वो अपने गैजेट्स में करती है। जैसे टच स्क्रीन फ़ोन IBM ने साल 1992 में ही डेवलप कर दिया था, लेकिन तब ये उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था। इसी टच स्क्रीन कॉन्सेप्ट को जब आईफोन ने इस्तेमाल किया तो इससे पूरी इंडस्ट्री की सूरत बदल गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि एप्पल को फ़ोन बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद पहला फ़ोन हिट जाता है। कंपनी की रिसर्च, डिज़ाइन और विज़न को दिखाने वाली ये फ़ोन बन जाती है। आईफोन 6e से आईफोन 16 तक के सफ़र में कंपनी ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लुक एंड फील, यूज़र इंटरफेस और सिक्योरिटी पर काफ़ी काम किया है। हर साल आईफोन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। फिर भी कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि आईफोन वैल्यू फॉर मनी के लिहाज से अभी भी एक ओवर प्राइस्ड और ओवर रेटेड प्रोडक्ट है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अगर आईफोन यूज़र हैं तो आपने अपना आईफोन पहली बार कैसे ख़रीदा था, इसकी कहानी भी हमसे साझा करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके लिए इस पूरी कहानी को लिखा हमारे साथी अभिषेक ने, इसे शूट किया अयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।